एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो आकार में यूरोप जितना बड़ा हो, जिसके जंगलों में अनगिनत रहस्य छुपे हों, जहां दंत कथाओं जैसी जानवरों की पीढ़ियां अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए जूझती हों। हम एक सफर पर निकल रहे हैं दुनिया के कुछ सबसे कीमती और सबसे अनजान वाइल्ड लाइफ ठिकानों को खोजने के लिए, जहां जानवरों के बीच ड्रामा चलता रहता है। ऐसे शानदार ऊंचे पठारों और रहस्यमयी पहाड़ों से लेकर दुर्लभ, हैरान करने वाले और मायावी जीवों से भरे जंगलों तक, खतरनाक मैदानों से लेकर जिंदगी से भरपूर दलदली इलाकों तक, चीन के जंगलों का राज खोलने का वक्त आ गया है। वू यी माउंटेन्स पर वसंत आ चुका है और एक छोटा सा स्थानीय निवासी काफी उत्साहित है। द पाइड फॉल्कोनेट आकार में बस एक गौरैया जितना, ये दुनिया के सबसे छोटे शिकारी पक्षियों में से एक है। लेकिन ये अपनी हैसियत से कहीं बड़ा शिकार करता है, कीड़ों से लेकर चमगादड़ों और अपने ही आकार के पक्षियों तक। लेकिन इस वक्त खाना इसकी पहली प्राथमिकता नहीं है। ये युवा नर बेसब्री से अपनी साथी का इंतजार कर रहा है। एक खूबसूरत मादा खूबसूरत दिखने के लिए अब वक्त है ओस की बूंदों से खुद को संवारने का। अब वो आगे बढ़ने को तैयार है और वो एक तोहफा भी लाया है, एक लाल पत्ता। लेकिन वो प्रभावित नहीं लगती। ये वाला कैसा रहेगा? आखिरकार वो मान जाती है। अब चीजें कुछ बेहतर लग रही हैं। सबसे पहले इन्हें थोड़ी साफ सफाई करके अपने घोंसले को तैयार करना होगा। अब ये हो गया तो दोनों प्यार के मूड में हैं। चीन के फुजियान और जियांगशी प्रांतों के बीच फैले हैं प्राचीन और पवित्र वू यी पर्वत। ये पर्वत चीन में अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। यहां मिथक और कथाएं हर जगह मिलती हैं। लाखों सालों से ये पहाड़ दुनिया के सबसे प्राचीन सब ट्रॉपिकल जंगलों में से एक को संभाले हुए हैं। ये 96% तक पेड़ों से ढके हुए हैं। यहां नमी और ऑक्सीजन भरपूर है। मौसम गर्म और नम रहता है। ये परिस्थितियां जिंदगी की असाधारण विविधता के लिए आदर्श ठिकाना बनाती हैं। दुर्लभ और अनोखे जानवरों से लेकर प्राचीन और अनोखे पौधों तक, जिससे ये पौराणिक पहाड़ पृथ्वी के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले इलाकों में गिने जाते हैं। चाइना's वाइल्ड सीक्रेट्स, द मिथिकल माउंटेन्स। मार्च का महीना है। सर्दी की ठंड आखिरकार कम हो गई है और वू यी पर्वत पूरे वैभव के साथ वसंत का स्वागत कर रहे हैं।
हर आकार और रूप के फूलों के गुच्छे खिल रहे हैं। कई पेड़ भी इस नजारे में शामिल होते हैं और परागण करने वालों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों की प्राचीन इकोलॉजी, मौसमी जलवायु और अलग-अलग तरह के इलाकों की वजह से यहाँ 3000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पनपती हैं। और इनमें से कुछ पौधों ने प्रजनन की बेहद चालाक रणनीतियां विकसित की हैं। कॉर्प्स फ्लावर बेहद चालाक है। ये सिर्फ 2 दिनों के लिए खिलता है, एक सोच समझकर तय किया गया इवेंट। पहले मादा फूल खिलते हैं। फूल की नोक पत्ते जैसी परत में लिपटी होती है और ऊपर एक अनोखी संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये धीरे धीरे गर्म होती है और सड़े मांस जैसी गंध छोड़ती है। सड़ी गंध से खिंचे आने वाले कीड़े इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि वो एक जाल में फंसने वाले हैं। कैदी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आसान काम नहीं है। अंदर की दीवारें बहुत चिकनी होती हैं। इसलिए बाहर निकलना आसान नहीं होता। जब ये निकलने की कोशिश करते रहते हैं, तो पहले किसी दूसरे फूल से लाया गया पराग उनके शरीर से मादा भाग पर लग जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन पौधे के नर भाग तैयार हो जाते हैं। कीड़े ऊपर चढ़ते हैं और इस बार उनके शरीर पर नया पराग चिपक जाता है और वो उड़ जाते हैं। हवा में एक अलग अनोखी खुशबू फैलती है और पास ही धोखा देने में एक और उस्ताद चुपचाप उनका इंतजार कर रहा है। मई के बाद वूयी पर्वतों में लगातार 2 महीने तक बारिश होती है और साल भर में 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के साथ यहाँ के घने जंगल प्राकृतिक जल भंडार का काम करते हैं। अतिरिक्त पानी भी भरपूर रहता है जो कभी-कभी बाढ़ ला सकता है। लेकिन यहाँ की कई धाराएं इसे जल्दी बहाकर गंभीर बाढ़ से पहाड़ों की रक्षा करती हैं। बारिश अब थम रही है और कई स्थानीय उभयचर इस पल का इंतजार कर रहे थे। ये लाल धब्बेदार छोटे पेड़ वाले मेंढक पहले से ही सक्रिय हैं। ये अनाड़ी लेकिन उत्साही चीनी मेंढक प्रतियोगिता में आगे रहने की कोशिश कर रहा है और ये नर वूयी टॉरेंट मेंढक काफी देर से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस धारा ने अभी तक कोई दिलचस्प साथी नहीं पहुंचाया। अब कहीं और कोशिश करने का वक्त है।
अब हजारों मेंढक बाहर आ रहे हैं और नर अपने टर्राने के कोरस से साथियों को बुला रहे हैं। इनमें से कुछ को कई रातों तक गाना पड़ सकता है, लेकिन जो खुशकिस्मत हैं, उन्हें अपना पार्टनर पहले ही मिल चुका है और वो साथ मिलकर घोंसले बनाना शुरू कर चुके हैं। धाराओं को भरने के साथ साथ यहाँ की बारिश कई छोटे तालाब भी बनाती है, जो कीड़ों और उभयचरों दोनों के लिए आदर्श नर्सरी हैं। अंडे देने के बाद ज्यादातर मेंढक चले जाते हैं और अपने बच्चों को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। संख्या पर निर्भर रहते हुए उनका जिंदा रहना ज्यादातर किस्मत का ही खेल होता है। 12 दिन बाद नया जीवन बाहर आने को तैयार है, लेकिन इस चहल पहल भरे पानी में खतरे भी छिपे हैं। ड्रैगन फ्लाई के लार्वा, जिन्हें निम्फ कहते हैं, ज्यादातर वयस्क होने तक पानी के नीचे रहते हैं और ये बेहद लालची मांसाहारी होते हैं। एक अकेला निम्फ रोज कई टेडपोल यानी मेंढक के बच्चों को खा सकता है। मुश्किलों के बावजूद कुछ टेडपोल बड़े हो चुके हैं, उनके पैर निकल आए हैं और पूंछ सिकुड़ रही है। वो जमीन पर जाने की तैयारी में हैं। निम्फ के शिकार के मौके अब तेजी से कम हो रहे हैं। अब छिपकर काम करने का वक्त है। अपने शरीर को रेत में दबाकर निम्फ पूरी तरह आसपास के माहौल में घुलने की कोशिश करता है। अब उसे बस इंतजार करना है। अपने खूंखार जबड़ों का इस्तेमाल करते हुए निम्फ ने मेंढक के बच्चे का पैर पकड़ लिया है और उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। मेंढक का बच्चा छूटने की बेतहाशा कोशिश कर रहा है। अगर वो जल्दी नहीं निकला तो सब खत्म हो जाएगा। अविश्वसनीय रूप से मेंढक का बच्चा बच निकलता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके पैर का एक हिस्सा खो जाता है। लेकिन उसे अगले दिन लड़ने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। रूप बदलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचे हुए छोटे मेंढक आखिरकार जमीन पर जाने के लिए तालाब छोड़ते हैं। खतरनाक पानी पार करने के बाद अब ये प्राचीन जंगल में नई यात्राओं के लिए तैयार हैं। माउंट वांगगांग 2000 मीटर से ज्यादा ऊंची ये वूयी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है और कई मजबूत और अनोखी प्रजातियों का घर है। ये विशाल चीनी हेमलॉक जंगल हजारों सालों से यहां फल फूल रहा है।
और इसके पेड़ 50 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ये पेड़ एक घना छत्र बनाते हैं जो हजारों हेक्टेयर इलाका ढकता है और पहाड़ के कुछ सबसे अद्भुत जीवों को पनाह देता है। और एक ऐसा जीव भी है जिसे आसमान के करीब रहना पसंद है। एक ब्लैक ईगल और उसका चूजा, भूखा और भीगा हुआ। उनके पास खाना लगभग खत्म हो चुका है और लगातार बारिश शिकार को बहुत जोखिम भरा बना देती है। आखिरकार बारिश रुकती है, लेकिन तब घना कोहरा घाटी को ढक लेता है, कम दिखाई देने लगता है और दिशा पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिर भी भूख के सामने मां को जोखिम उठाना ही होगा। सिर्फ 2 हफ्ते का ये चूजा अभी जिंदा रहने का कोई हुनर नहीं जानता और ये बेहद असुरक्षित है। ये बस इंतजार ही कर सकता है। एक दिन बीत गया और मां का अब तक कोई पता नहीं। लंबे समय तक चलने वाली ठंड और भूख के सामने चूजा बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है। आखिरकार मां लौटती है। कड़ी मेहनत से पकड़ा गया एक शिकार लेकर, जो है एक सांप। चूजा बेहद भूखा है, लेकिन अभी भी उसे खिलाना पड़ता है। चूजे का पेट पूरी तरह भरने के बाद ही मां खुद सख्त हड्डियां और चमड़ी खाती है। प्रकृति से लड़ते हुए यहां एक और दिन जिंदा रहना ही जीत है। लेकिन कुछ प्रजातियां यहां इससे भी कठिन हालात में जिंदा बची रही हैं। ये प्राचीन जंगल अब विशाल वू यी माउंटेन नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित हैं और इनके फर्श पर एक और भी पुराना छोटा जंगल मौजूद है, मॉस यानी काई। जमीन पर विकसित होने वाले सबसे शुरुआती पौधों में से एक, जो अक्सर नजर से ओझल रहता है। करोड़ों सालों से मॉस चुपचाप पनपते और ढलते रहे हैं और दुनिया भर के बेहद अलग अलग आवासों में जिंदा रह सकते हैं। जड़ें न होने की वजह से इन्हें मिट्टी की जरूरत नहीं होती और ये कई सतहों पर उग सकते हैं। ये सीधे हवा से नमी और पोषक तत्व लेते हैं। वक्त के साथ इन अद्भुत पौधों ने ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया, जिससे दूसरे पौधों के उभरने का रास्ता बना। मॉस नम वातावरण पसंद करते हैं और इन घने जंगलों में खूब फलते हैं। यहां की पेड़ों भरी छत ज्यादातर धूप रोक देती है और हवा लगातार नम बनी रहती है।
मॉस अक्सर गुच्छों में उगते हैं जो कई सूक्ष्म जीवों, पौधों और जानवरों को पनाह देते हैं। जब प्रजनन का वक्त आता है, कुछ मॉस सीधे डंठल बनाते हैं और हर डंठल के ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसमें एक छिपा भंडार, बीजाणुओं का घना समूह होता है। कैप्सूल पकने पर उनके ढक्कन खुलते हैं और उनकी दांत जैसी संरचनाएं नमी में बदलाव को परखती हैं और सही वक्त आने पर बीजाणु हवा में छोड़ देती हैं। लेकिन यहां जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हाल ही की एक असामान्य सूखी गर्मी में वू यी पर्वतों ने 100 दिन से ज्यादा लंबा बिना बारिश का दुर्लभ सूखा झेला। मिट्टी, नदियों और हवा की नमी रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई। और सबसे पहले मॉस मुरझाए। लेकिन 4 महीने बाद जब बारिश लौटी तो एक चमत्कार हुआ। लगभग सभी मॉस ने तेजी से पूरी तरह वापसी कर ली। मॉस की हालात के मुताबिक ढल जाने की अद्भुत क्षमता उन्हें बेहतरीन सर्वाइवर्स बनाती है। जब सूखा पड़ा तब उन्होंने मेटाबॉलिज्म धीमा कर दिया और निष्क्रिय अवस्था अपना ली जो दशकों तक रह सकती है, और थोड़ी सी बारिश मिलते ही वो नींद से जागकर तुरंत फिर बढ़ने लगते हैं। मॉस के साथ साथ यहाँ की गर्म और नम जलवायु मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देती है। पत्ते उगते और गिरते हैं, पेड़ बढ़ते और सड़ते हैं, और यहाँ तक कि मरते हुए पौधों का इस्तेमाल भी एक अनोखे जीव को जिंदा रखने में किया जा सकता है, फफूंद। जंगल की निचली परत सड़ते जैविक पदार्थ से भरी है, जिससे फफूंद के बढ़ने के लिए आदर्श हालात बनते हैं। फफूंद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये मृत पेड़ों और पत्तों से पोषक तत्वों को दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं और इस ऊर्जा को फिर इकोसिस्टम में लौटा देते हैं। लेकिन ज्यादा एरिया में फैलने के लिए इन्हें अपनी संख्या बढ़ानी पड़ती है। दिन रात ये पोषक तत्व सोखते रहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बढ़ते और परिपक्व होते हैं ताकि जल्द प्रजनन शुरू कर सके। एक गर्म रात में परिपक्व फफूंद अपने बीजाणु छोड़ना शुरू करते हैं। अविश्वसनीय रूप से एक अकेला फफूंद 1 अरब तक बीजाणु बना सकता है, जिससे वो प्रकृति की दुनिया में प्रजनन का बेजोड़ चैंपियन बन जाता है। मिलीमीटर के एक छोटे हिस्से जितने ये बीजाणु लगभग दिखाई नहीं देते, और हल्की हवा भी इन्हें बहुत दूर तक ले जा सकती है।
अद्भुत प्रजनन का ये नजारा महीनों तक इन जंगलों में चलता रहता है। हवा अलग अलग तरह के फफूंद बीजाणुओं से भरी रहती है, जिनमें से कई सिर्फ इन पहाड़ों में मिलते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य फैलना और अपनी कॉलोनी बढ़ाना है। और जल्द ही जिन हवाओं पर ये सवार हैं, वो इन्हें नए इलाकों तक ले जाएंगी और इन अनमोल जंगलों की मजबूती और जटिलता बनाए रखने में मदद करेंगी। लेकिन वो ये पर्वतों के सुरक्षित वातावरण से फायदा उठाने वाले सिर्फ फफूंद ही नहीं हैं। नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित यहां मिलने वाली जीवन विविधता सचमुच हैरान कर देने वाली है। लाखों सालों तक इस इलाके के अलग थलग रहने की वजह से यहाँ अनोखी प्रजातियां विकसित हुई हैं और पनपी हैं, जिनमें से कई सिर्फ इन्हीं पहाड़ों में मिलती हैं। यहाँ कीड़ों की गूंज भरी हुई है, 10,000 से ज्यादा प्रजातियों का घर। और ये खास तौर पर बहुत फूलों वाले पौधों की ओर खींचते हैं, जैसे पेनिकल हाइड्रेंजिया। गर्मी का मौसम है और हाइड्रेंजिया पूरी तरह खिले हुए हैं। एक अकेला पौधा हजारों फूल बना सकता है। प्रजनन का इरादा लिए ये पौधे मीठा रस और बैठने की बहुत सी जगह देते हैं, ताकि अलग अलग मेहमान आकर्षित हों। यहां उन्हें सब कुछ मिल सकता है, दावत या साथी या छिपने की जगह। हर आकार प्रकार के कीड़ों के लिए ये परफेक्ट गर्मियों का ठिकाना है। लेकिन इस खूबसूरत जगह में जानलेवा खतरे भी छुपे हैं। बैंडेड फ्लावर मैंटिस, भेस बदलने का उस्ताद। इसने अपने शरीर को पेनिकल हाइड्रेंजिया के हरे और सफेद रंगों में ढाल लिया है। हालांकि इसकी आंखें भी पौधे की कलियों जैसी दिखती हैं। शिकारी और शिकार दोनों के लिए इसे पौधे से अलग करके पहचानना लगभग असंभव है। और जब तक शिकार समझे तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। मैंटिस एक माहिर शिकारी है। ये तेजी से वार करता है, अद्भुत ताकत और पकड़ के साथ। ये शिकार पास आने तक बिल्कुल स्थिर रहता है। माना जाता है कि इसकी शक्तिशाली तकनीकों ने प्रेइंग मैंटिस कंग फू नाम के मार्शल आर्ट को प्रेरित किया। इस मादा का शिकार और दावत कामयाब रही, लेकिन अब उसने किसी और का ध्यान खींच लिया है।
एक छिपा हुआ नर मैंटिस। वो उससे काफी छोटा है और एक गलत चाल जानलेवा हो सकती है। इस जोखिम भरे मिलन के खेल में उतरने के लिए उसे हिम्मत जुटानी होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। पर हैरानी की बात है कि बिना ज्यादा झंझट के वो उसे स्वीकार कर लेती है और पैनिकल हाइड्रेंजिया उनके मिलन के लिए फूलों का बिस्तर बन जाता है। वूयी पर्वतों के सब ट्रॉपिकल जंगल अलग अलग सूक्ष्म आवासों का घर हैं, जहां रेप्टाइल्स और उभयचर जीवों की हैरान करने वाली विविधता मिलती है। जैसे जैसे सर्दी करीब आती है, ज्यादातर मेंढक हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं और पानी की धाराएं खाली हो जाती हैं। लेकिन कुछ मजबूत स्थानीय मेंढकों का काम अभी खत्म नहीं हुआ। एक चोंगैन मुस्टैच टोड यानी मूंछ वाला मेंढक होर्न्ड मॉन्स्टर के नाम से मशहूर, ये सिर्फ दक्षिण चीन में मिलता है और अपनी चमकीले रंगों वाली आंखों के लिए जाना जाता है। ये प्रजनन के मौसम में प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने के लिए काले कांटे उगा लेता है। ये दुर्लभ मेंढक सर्दियों में प्रजनन करते हैं, शायद शिकारी से बचने के लिए। ये नर बर्फीले पानी में परिवार के लिए आदर्श घर की तलाश कर रहा है, क्योंकि मादा मुस्टैच टोड जगह को लेकर बहुत नखरीली होती हैं। दिन रात वो पूरे इलाके की जांच करता है, कोई जगह छोड़े बिना। आखिरकार उसे सही ठिकाना मिल गया और अब वो अपना गीत शुरू कर सकता है। एक नाजुक मादा ने उसकी आवाज सुन ली है। छोटी होने के बावजूद उसके फूले हुए पेट में सैकड़ों अंडे हैं। मादा पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर देखने का फैसला करती है। नर जोड़ी बनाने को लेकर उत्सुक है और अपनी खास डांस मूव्स दिखाता है, लेकिन वो थोड़ी हिचकिचाती है। ये जगह उसे प्रभावित नहीं करती। शायद थोड़ी सजावट मदद करे। सजावट पूरी हुई, उसका आत्मविश्वास लौट आया और वो जोर लगाकर कोशिश करता है, लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया। उसकी लगातार कोशिशों के बावजूद मादा ठंडे अंदाज में उसे ठुकरा देती है। आज की रात बहुत ठंडी है और ठुकराया हुआ मेंढक
अकेले गाता रह जाता है। आखिरकार एक और मादा आती है और वो बिना हिचकिचाए सीधे घर में चली आती है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो प्रभावित है और यहीं अपने अंडे देगी। कसकर लिपटकर दोनों एक साथ घूमते हैं और चट्टान के नीचे सैकड़ों अंडे मजबूती से चिपका देते हैं। जब वो अंडे देती है, नर साथ साथ उन्हें फर्टिलाइज करता है। लेकिन काम खत्म होते ही मादा चली जाती है और नर अंडों की रखवाली करता है और अगली पीढ़ी का स्वागत करता है। पाइड फॉल्कोनेट परिवार में भी 4 नए सदस्य आए हैं। जिज्ञासा से भरे चूजों पर माता पिता कड़ी नजर रखे हुए हैं। तीन बच्चे पहले ही घोंसला छोड़ चुके हैं, लेकिन पेड़ के खोखले हिस्से में छुपा सबसे छोटा चूजा अभी भी डर की वजह से निकल नहीं पा रहा। उसे बस थोड़ा वक्त और चाहिए। पाइड फॉल्कोनेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं और घोंसला छोड़ने के कुछ ही दिनों में शिकार करना सीख सकते हैं। तब तक मां बाप को शिकार कर इन्हें खिलाना होगा। खुशकिस्मती से इस मौसम में शिकार आसानी से मिल रहा है, लेकिन सबसे छोटा अब भी बाहर नहीं निकलता। वक्त निकलता जा रहा है और परिवार चिंतित है। मां को कुछ अलग करना होगा। नीचे बहुत गहराई है। और आखिरकार सबसे छोटा चूजा इस बड़ी सी दुनिया में अपनी पहली उड़ान भरता है। खुद को संभालने में वक्त तो लगेगा, लेकिन आजादी की खुशियां और चुनौतियां बड़े होने का हिस्सा हैं। यहां जिंदा रहने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मौसम बदलते ही भव्य वूयी पर्वतों में जिंदगी खुद को ढालती रहती है। यहाँ के प्राचीन जंगल लाखों सालों में विकसित हुए असाधारण विविधता वाले जीव जंतुओं का घर रहे हैं। और सिर्फ सावधानी भरी सुरक्षा ही सुनिश्चित कर सकती है कि ये जीवन आने वाली पीढ़ियों तक इन पौराणिक पहाड़ों में फलता फूलता रहे।